नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस कह सकते हैं, आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे पेपर 1 क्यों ना हो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपका एलाइड सर्विसेज का आने वाला एग्जाम है उसमें भी जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एलाइड सर्विसेज में आपको पता है सिलेबस, अगर आपने देखा होगा सिलेबस मैंने डिस्कस भी किया था डिटेल से, तो सिलेबस में क्लियरली जो है मेंशन किया गया है कि 60 क्वेश्चन जो होगा ना, 60 क्वेश्चन तो आपको हिमाचल जीके का होगा, परंतु 60 के अलावा 60 एक और क्वेश्चन जो होगा, मतलब वो जो है वो आपका होगा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स का, जिसमें आपकी बेसिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच जो है वो आपकी देखी जाएगी कि आप कितने अवेयर हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन चूजन फॉर द नृत्य कला निधि अवार्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए जो है वो किसे चुना गया है। देखिए, नृत्य कला निधि अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को जो है ये दिया गया है। इन्होंने जो है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो डांस है ना, उनमें महारत जो है वो हासिल कर रखी है और इसीलिए जो है वो इनको ये दिया गया। नृत्य कला निधि अवार्ड जो है ये डांस की कैटेगरी में दिया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है इसका तो। परंतु अगर हम बात करते हैं कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का इंपॉर्टेंट फेमस डांस है, तो कुचिपुड़ी का आपने ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश का जो है ये फेमस डांस है। उसी तरह अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, कि भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का जो है वो इंपॉर्टेंट फेमस डांस है, तो ये तमिलनाडु का जो है वो फेमस डांस है। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की देखी थी तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने पिछली बार भी तो एक ऐसा अवार्ड पढ़ा था, वो कौन सा अवार्ड था और किसको दिया गया था। तो लास्ट टाइम हमने जो इस तरह का अवार्ड पढ़ा था वो कौन सा अवार्ड था, आपको ध्यान होना चाहिए, वो था संगीत कला निधि अवार्ड। संगीत कला निधि अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, म्यूजिक के लिए दिया गया है। ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री रामनाथ को, इनको जो है वो दिया गया है। तो इनको कौन सा दिया गया है, इनको संगीत कला निधि दिया गया है। ठीक है जी, संगीत कला निधि अवार्ड इनको दिया गया है। और नृत्य कला निधि किसको दिया गया है वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, दोनों में डाउट तो नहीं बचा। पेयरिंग हो गई दोनों क्वेश्चंस की, अगर पूछे गए तो डेफिनेटली दोनों के दोनों आपको याद रह जाएंगे, बस डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। नृत्य का ध्यान रख लेना है कि ये एक लेडीज़ नाम है, तो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है। और संगीत का ध्यान रख लेना है कि जब बॉम्बे में जाते हैं तो बॉम्बे में ये गाना बजाना बहुत होता है, तो बॉम्बे जयश्री रामनाथ का नाम आपको याद रह जाएगा वहाँ से। यहाँ पर वही डिटेल दी गई है। क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इनको जो है ये दिया गया है नृत्य कला निधि अवार्ड। 17th डांस फेस्टिवल जो म्यूजिक अकेडमी का था उसमें इनको ये दिया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरह से, देखिए बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को जो है वो 10वें नंबर के जो वाइब्रेंट गुजरात जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है उसमें जो है वो सम्मानित अतिथि बनने की जो है वो उम्मीद है, यानी कि वो बन जाएंगे एक तरह से। अभी वो होगा तो प्रोग्राम, उसमें वो अतिथि जो है वो होंगे। तो वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है, देखो ये चेक रिपब्लिक के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से हम जानेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। परंतु पहले एक बात देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं, सॉरी जो प्रधानमंत्री हैं ना, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के अलावा होम मिनिस्टर हो गए, तो देखो ये दोनों के दोनों जो है वो कहाँ से हैं, ये गुजरात से हैं। अब देखो गुजरात जैसी एक स्टेट में जो है वो किसी कंट्री के, मतलब इंडिया में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, इंडिया के किसी स्टेट में, स्पेसिफिक स्टेट में फंक्शन हो रहा है और किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इन्वेस्टर समिट में आ रहा है। तो ऐसे ही तो डेवलपमेंट होती है स्टेट की, और यही फ़ायदा होता है कि अगर आपका लीडर जो है वो बहुत आगे तक गया है या फिर आपके लीडर में एक अच्छी अप्रोच है, तो इस तरह से आपके स्टेट की डेवलपमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर देखें चेक रिपब्लिक के, इनका नाम है पीटर फियाला। ये जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि गेस्ट ऑफ ऑनर जो 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होगी उसमें जो है ये आएंगी। ये जनवरी 10 से 12 के बीच में गांधीनगर में होंगी। यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर जो फियाला हैं, इनके अलावा जो है वो तिमूर लिस्ते के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तिमूर लिस्ते के जो प्रेसिडेंट हैं ना, जिनका नाम है जोस रामोस हुर्ता, ये इनका नाम है। और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए, ये UAE के हैं। और मोजाम्बिक के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है फिलिप
नयूसी, ये भी जो है वो इस समिट को जो है वो अटेंड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस इवेंट को जो है वो ओपन करेंगे। ये जो 10th जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है जो कि गांधीनगर में जो है वो होगी, उसको ये करेंगे। तो देखिए आपको पता चल गया कि इसमें जो आएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वो चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आएंगे। इनका नाम पीटर फियाला है। यूएई के आपके प्रेसिडेंट पता चल गए, यहाँ के जो किंग हैं, यहाँ पर जो रूल करते हैं उनका पता चल गया आपको। उसी तरह आपको प्रेसिडेंट जो हैं, जो तिमोर लिस्ते कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जोस रामोस होर्ता, उनका पता चल गया। ये सारे आपको पता चले। अब इन कंट्रीज़ की कैपिटल भी तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि कैपिटल का तो एक बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी पटवारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कांस्टेबल के एग्जाम में, एलाइड के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का दुख बहुत होता है जब गलत होते हैं। तो हम चेक रिपब्लिक की सबसे पहले बात करेंगे कि चेक रिपब्लिक जो है इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो आपने ध्यान रखनी है, प्रेग्यू करके, PRAGUE, ये इसकी कैपिटल है चेक रिपब्लिक की। और चेक रिपब्लिक की जो करेंसी है वो है कोरोना। कोरोना जो कोविड है ना, जिसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना, KORUNA, ये कोरोना इसकी करेंसी है। ये पता चल गया। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर तिमोर लिस्ते कंट्री भी जो है वो दी गई है। तो तिमोर लिस्ते कंट्री की जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं इस तिमोर लिस्ते कंट्री की, तो इसकी जो कैपिटल है, तो तिमोर लिस्ते की कैपिटल है DILI, इसकी जो है वो कैपिटल है। इसको ईस्ट तिमोर कह के भी जो है वो कर देते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ की कैपिटल। और अगर हम बात करते हैं UAE की, तो UAE की कैपिटल आपने ध्यान रखनी है कि UAE की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। आबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है वो कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है वो धीरम है। धीरम करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्मर 8 इंडियन ऑफिसर्स वर अरेस्टेड। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री में जो है वो 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ये है पूरा का पूरा साइंटिफिक अप्रोच का क्वेश्चन। कैसे है साइंटिफिक अप्रोच का क्वेश्चन। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली न्यूज़ सुनते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आजकल न्यूज़ आ जाती है। तो देखिए न्यूज़पेपर में ना ये चीज़ें आती रहती हैं, परंतु कंट्री का नाम फाइनली याद नहीं रहता। फिर जब अभी तो फ्रेश मेमोरी है, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, परंतु जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक भूल जाएगा या फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा दो ऑप्शंस में। तो क्लियर करें कि कतर ये कंट्री है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कतर ये कंट्री है जहाँ पर जो है वो भारत के जो है वो 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी देखो क्या हुआ, 8 अगस्त 2022 को जो था वो इनको गिरफ्तार किया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को कतर के कोर्ट ने जो था वो इनको डेथ सेंटेंस जो था वो सुनाई, यानी कि फांसी की सज़ा जो था वो इनको सुनाई गई। और 28 दिसंबर 2023 को जो था कतर की जो अपीलेट कोर्ट है ना, उसके द्वारा इसको ड्रॉप कर दिया गया है। उसके द्वारा इसको ड्रॉप कर दिया गया कि इनको सेंटेंस नहीं होगी। अब इन्हीं के बारे में जो था वो डिटेल से आया था कि कुछ एक स्टेट में ना इनको लेकर जो है वो क्या लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इनको जो है वो बचाया जाए और अपने देश जो है वो वापस लाया जाए। अभी बातचीत चल रही है और इसके ऊपर देखिए ये तो हायर लेवल पर डिसीजन होगा। ऑब्वियसली पहले तो रिवील नहीं किया जाएगा, परंतु कुछ ऑप्शंस जो आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल्स में ये कहा जाता है कि अगर इनको बचाना हो तो इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि इंडिया कतर की अथॉरिटीज़ के साथ या फिर वहाँ के रूलर्स के साथ जो है वो बात कर जो है वो इनको इंडिया में ले आए और इंडिया में इनको सज़ा सुनाई जाए। फिर इंडिया में जो भी सज़ा होगी वो इंडिया में ही अपनी सज़ा काटे, इनको फांसी की सज़ा वहाँ पर ना दी जाए। कुछ इस तरह के अल्टरनेटिव जो है वो दिए जाते हैं, परंतु खैर जो भी था वो ठीक है, परंतु हमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगा वो हमने डिस्कस किया। अब कतर ये हो गया, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। और कतर की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो कतर की कैपिटल जो है वो दोहा है। दोहा जो है वो कतर की कैपिटल है। और कतर की कैपिटल के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ की करेंसी क्या है, तो कतरी रियाल करके जो है वो यहाँ की करेंसी है, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो इसकी करेंसी पता चल गई, इसकी कैपिटल पता चल गई, इतना काफ़ी है यहाँ से। अब होपफुली आपको यहाँ की जो करेंसी है, कितने इंडियंस को जो है वो यहाँ पर कैप्चर किया गया वो सारा याद रहेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवी के जो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में नए जो इसके वाइस आप कहेंगे वाइस चीफ जो है अपॉइंट किए गए हैं वो कौन किए गए हैं।
तो वाइस चीफ जो नेवी के अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है, उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब दिनेश के त्रिपाठी जो है वो वाइस चीफ बनाए गए हैं। देखो इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि हो सकता है सीनियर मोस्ट हैं, आने वाले में टाइम में जो है ये यहाँ के चीफ भी बन जाए, क्योंकि इसी साल जो है वो नेवी के चीफ की पोस्ट जो है वो वैकेंट होने वाली है। उनकी रिटायरमेंट के ऊपर वो वैकेंट होगी, तो अब देखना तो वो होगा कि अगला चीफ किसको बनाया जाता है, परंतु अभी हमारे लिए ये वाइस चीफ बनाए गए हैं, तो इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। एक और क्वेश्चन इसी तरह नेवी का यहाँ से बनता है कि रिसेंटली वाइस एडमिरल जो किरण देशमुख हैं उनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये जो चीफ ऑफ एम होते हैं, चीफ ऑफ मटेरियल होते हैं, ये क्या होते हैं? चीफ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो इनको COM भी कहा जाता है। ये जो है वो भारतीय नौसेना के सबसे विशिष्ट तकनीकी अधिकारी और प्रमुख स्टाफ अधिकारी होते हैं। ये जहाज़ों के सभी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहाँ के सेंसर हैं, हथियार हैं, IT से जुड़े उपकरण हैं, उन सभी प्रणालियों का जो है वो रखरखाव करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। COM इनको आप कहेंगे, चीफ ऑफ मटेरियल, ये आप ध्यान रखें। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि ये किसको बनाया गया है, किरण देशमुख को बनाया गया है। और चीफ ऑफ मटेरियल क्या होता है वो भी पता चल गया। जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम तो आपको पता चल ही गया, देशमुख जी हैं। और अगर हम बात करते हैं कि चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम में नेवी के चीफ की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं R हरि कुमार जो है ये चीफ हैं। अगर हम आर्मी के चीफ की बात करते हैं, उनकी रिटायरमेंट भी इसी साल है, तो जो आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है? आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे। और उसी तरह हमारे पास एयरफोर्स भी है। एयरफोर्स के चीफ की अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, विवेक राम चौधरी जो है वो आर्मी के चीफ हैं। तो ये आपको तीनों सेनाओं के हमारे चीफ पता चल के, जो नए अपॉइंट हुए हैं वो बॉडीज़ आपको पता चल गई। COM क्या होता है, चीफ ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसको COM इस तरह से कहते हैं, वो भी पता चल गया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं आदित्य L1 टू स्टडी द सन वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो बोलते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था। चर्चा में क्यों आया ये भी जानेंगे, परंतु इसको लॉन्च कब किया गया था वो हम जानते हैं। इसको 2 सितंबर 2023 को जो था वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसको सूर्य की स्टडी के लिए जो था वो भेजा गया था, सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया था। और जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये पहला इस तरह का अध्ययन था जिसको भेजा गया था। और श्रीहरिकोटा का जो 30 धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 ये तो पता चल गया डिटेल से। चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसरो जो है वो इसका आदित्य L1 को जो है वो उसकी L1 कक्षा में, लैंग्रेडियन 1 जो पॉइंट है उसमें ले जाने के लिए युद्धाभ्यास करेगा, कोशिश करेगा वहाँ पर ले जाने के लिए इसको। और देखो अलग अलग पॉइंट हैं, L1, L2, L3। तो L1 किसके लिए स्टैंड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लैंग्रेडियन पॉइंट होता है। L1 पॉइंट जो है ना, L1 पॉइंट जो है वो हमारी पृथ्वी से जो है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर है। और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस है ना, तो उसका करीब ये 1% ही कवर करता है। अब इसका एक स्पेशल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, तब ये फिर से चर्चा में आएगा। होपफुली आपको आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो अब ये अपने महत्वपूर्ण एक कक्षा में प्रवेश करेगा, वो इम्पोर्टेंट हो गया। इसका लैंग्रेजियन पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने वो हो गए। ठीक है जी। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ये तो एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है जो आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं बहुत बार इसको रिवाइज जो है वो करवा चुका हूँ। देखो चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया का बड़ा ही सक्सेसफुल मिशन रहा और इसको 14 जुलाई 2023 को जो था वो लॉन्च किया गया था। इंडिया ने जो है वो जब चंद्रयान 3 सॉफ्टली लैंड कर गया तो उस दिन को जो है नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने के लिए जो है वो कहा। नेशनल स्पेस डे अब कब मनाया जाएगा? देखो नेशनल स्पेस डे मनाने की बात कही गई है अगस्त 23 को। तो अगस्त 23 को ये नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो है ये चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्टली लैंड कर गया चंद्रमा की धरती पर। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच स्टेट आदि के कीर तिब्बतन कार्वेट वांचो वुडन क्राफ्ट्स आइटम रिसेंटली गॉट GI टैग। तो बोलते हैं किस राज्य के जो ये आदि के कीर है, तिब्बती कालीन है, वांचो एक लकड़ी के शिल्प वस्तुएं हैं, इनको जो है वो GI टैग दिया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये अरुणाचल प्रदेश की जो है वो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है।
ये भी पूछ सकते हैं कि अरुणाचल की किन चीज़ों को अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, तो आपको पता होना चाहिए आदि के कील हो गया, तिब्बतन कारपेट हो गया, वांचो वुडन हो गया, क्राफ्ट हो गया, इनको जो है वो जो यहाँ पर जीआई टैग जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन पूछने वाला नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या अरुणाचल इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसी कंट्री के साथ, अगर करता है तो वो कौन सी कंट्री है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्रीज़ के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। एक तो भूटान के साथ करता है अरुणाचल प्रदेश, एक तिब्बत चाइना कह लीजिए उसके साथ बाउंड्री शेयर की जाती है, और उसके बाद म्यांमार के साथ भी जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ये आपने ध्यान रखना है कि इन 3 कंट्रीज़ के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। भूटान के साथ लगभग 160 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है, जो चाइना तिब्बत है उसके साथ लगभग 1080 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो ये तो आपको बेसिक पता चल गया। म्यांमार की बात हो रही है ना, तो म्यांमार में सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग तो आपने सुना होगा, ये स्मार्ट फेंसिंग क्या होती है। स्मार्ट फेंसिंग का मतलब है कि फेंसिंग तो होगी जो कांटेदार तार होती है, वो फेंसिंग तो एक होगी ही, परंतु ऊपर से सीसीटीवी कैमरेज भी जो हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि नज़र रखी जाए कि ये बॉर्डर जो है इसमें कौन आता है, किस तरह से आता है। इलीगल ट्रेड, इलीगल स्मगलिंग तो ये चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि म्यांमार बॉर्डर पर जो है ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो म्यांमार के साथ जो है आपने यह ध्यान रखना है कि ये स्मार्ट फेंसिंग की बात जो है वो की गई है, और लगभग 300 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड करने की अब सरकार ने बात कही है, तो ये किया जाएगा। म्यांमार कौन कौन से इंडियन स्टेट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है ये हम जानते हैं। म्यांमार जो है वो एक तो अरुणाचल प्रदेश हमने पढ़ लिया, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड मिज़ोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और मणिपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए, 4 इंडियन स्टेट हो गए जिनके साथ ये म्यांमार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में और अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चंस आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए, आप पहले बोलते हैं रिसेंटली वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बोलते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है। अब वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और जनवरी के महीने में ही जनवरी 4 को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर, जनवरी 4 को मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी, कुछ हाँ रखी गई थी इसकी थीम रखी गई थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ये इसकी थीम रखी गई थी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पर थीम लिख दी। और मनाया कब जाता है, 4 जनवरी को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। ये ब्रेल है क्या, ब्रेल लिपि है। जो लोग दृष्टिहीन हैं, जो जिनको दृष्टिबाधित लोग हैं ना, उनको यहाँ पर अक्षरों को पहचानने के लिए ये हेल्प करती है, और वो इजीली जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी इस भाषा से जो है वो अक्षरों को पढ़ सकते हैं, संख्याओं की गिनती कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट डे मनाया क्यों जाता है, ये एक श्रद्धांजलि दी गई है लुइस ब्रेल को। ये जो लुइस ब्रेल थे ना, इन्होंने इस ब्रेल लिपि की जो था वो खोज की थी। अब इनको श्रद्धांजलि दी गई है, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये इम्पोर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अभी देखो जो सबसे नियरेस्ट इम्पोर्टेंट डे है ना, वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे आएगा उसके बाद वो 12 जनवरी आएगा, नेशनल यूथ डे करके, जो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तीसरा डे हमने जान ही लिया, तो इनको ध्यान रखते हैं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कस होंगे डेज उनको भी डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाद, तो बोलते हैं अभी हाल ही में चाद के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये चाद एक कंट्री है, इसके नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं। तो वो किसको बनाया गया है, अब देखो चाद कंट्री की अगर हम बात करते हैं, नए प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है किसको, सक्सेस मास्रा को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सक्सेस मास्रा को जो है वो बनाया गया है। अभी चाद कंट्री जो है उसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। एन जोमेना में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, एन जोमेना करके जो है वो इसकी कैपिटल है, यहाँ पर इसकी कैपिटल स्थित है चाड रिपब्लिक की। और चाड कंट्री जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, वो चैज हमने पीछे अलग से पढ़ा था, ये चाड कंट्री अलग से है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये चाड है वो चैज रिपब्लिक अलग से है, ये दोनों ही अलग है।
इससे पहले अगर हम कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ चुके हैं तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सीएम जो बने थे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई अपॉइंटमेंट पढ़ चुके हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि डोनाल्ड टस्क करके, डोनाल्ड टस्क जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं, तो ये पोलैंड के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और डेविड कैमरून के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ब्रिटेन के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी ये जो है वो ब्रिटेन यूके के जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बने हैं, तो वो भी हमने अपॉइंटमेंट एक पढ़ी थी। तो इन सारी अपॉइंटमेंट्स को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले पीजीटी के पेपर में, ठीक है, पीजीटी के पेपर में पूछा गया था। ये लगभग आज से कोई 4-5 साल पहले जब पेपर हुआ था तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोलते हैं विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन फ्रांस एज बेस्टाइल डे, तो बोलते हैं कि फ्रांस का कौन सा दिन बास्टिल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। देखो आज से कितने साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था और इस बार अगर पूछा जाए तो इसकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्टाइल डे जो है वो जुलाई 14 को जो है वो फ्रांस में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जुलाई 14 को जो है वो मनाया जाता है। अब एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेस्टाइल डे कौन सी कंट्री में मनाया जाता है, तो फ्रांस में जो है ये बेस्टाइल डे मनाया जाता है। इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेस्टाइल डे परेड में जो है वो इनवाइट किए गए थे फ्रांस के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो बेस्टाइल डे परेड में जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे, ये भी ध्यान रखना। और फ्रांस हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने जो है वो फ्रांस को इन्वाइट किया है रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इंडिया ने फ्रांस को कहाँ पर इन्वाइट किया है, हमारी जो रिपब्लिक डे परेड यहाँ पर होती है 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 2024 के लिए जो है इंडिया ने जो है वो इनवाइट किया है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, एम्यूल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। इमैनुअल मैक्रोन करके जो है वो इनका नाम है, ठीक है। पहले इंडिया के द्वारा ना यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया गया था, परंतु उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के चलते ना इनकार कर दिया आने से। फिर इंडिया के फ्रांस के साथ ना शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं, तो इंडिया ने फ्रांस को जो था वो इनवाइट किया। अब ध्यान रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइजेज भी जो है वो होती हैं, और इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो होती हैं। इनके बीच में वरुण एक्सरसाइज जो है वो होती है, शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है, गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो वरुण, गरुड़, शक्ति, इन तीनों को जो है वो ध्यान रखें, ये तीनों जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। तो पता चला ना, आज से तो 5-6 साल पहले ये पीजीटी में पूछा गया। इस बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। हाँ, पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चला दी गई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए आपको पता है कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तो ये बड़ा ही सही टाइम है टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करने का। इससे सही टाइम नहीं मिल सकता नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए, क्योंकि पेपर 1 में अगर पास नहीं हुए ना तो पेपर 2 का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच इंडियन स्टेट टैगलाइन इज़ गॉड्स ऑन कंट्री, तो बोलते हैं कि किस राज्य की ये टैगलाइन है गॉड्स ऑन कंट्री। ये भी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन है, सॉरी, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो बोलते हैं किस भारतीय राज्य की टैगलाइन है गॉड्स ऑन कंट्री, ये केरला की टैगलाइन है। ऑप्शन केरला सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी होती तो आप डेफिनेटली उत्तराखंड करके आते, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कह देते हैं एक तरह से, परंतु आपने ध्यान रखना है गॉड्स ऑन कंट्री की टैगलाइन जो है वो केरला की है। अगर हम केरला स्टेट के गठन की बात करते हैं ना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का था ना, उसके तहत केरला स्टेट को जो था वो बनाया गया था। और केरला स्टेट को जो था वो बनाया गया था कुछ एक रीजन को, कुछ एक स्टेट को मर्ज करके, जैसे कि ट्रेवनकोर एक स्टेट होता था, कोचीन स्टेट होता था, इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया था आपस में, और फिर जो था वो केरला को बनाया गया था। और भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया, फिर केरला का गठन जो है वो होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। इसी तरह का हमने एक और स्टेट का गठन पढ़ा था कि सिक्किम स्टेट जो था वो कब एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के रूप में बना था, तो 1975 की हमने बात पढ़ी थी कि जब सिक्किम जो था वो 22 नंबर का स्टेट जो था वो बनकर सामने आया था। हमारा हिमाचल प्रदेश वैसे ही जो है वो 1971 में जो है वो 18वें नंबर का स्टेट बनकर जो था वो सामने आया था। तो ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं।
बस अभी हल्का हल्का रिवाइज़ करना ज़रूरी था, हमने रिवाइज़ किया भी, बड़े अच्छे से रिवाइज़ किया। डेफिनेटली एलाइड सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी चला रखी है और काफ़ी बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि लड़कियों के लिए भारत का पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो किया गया है। इससे लास्ट एडिशन जो थी ना नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की, उत्तीर्ण सीरीज, उसी में हमने ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि कौन सा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ये पहला लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। हाँ, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स और सारे लिंक मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए। अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिए, आप हमें जो है वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।